हेलो गाइज, वेलकम टू द सुब्बू डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने कल हमारी क्लास में सीखा था WDV, SLM के एडवांटेज और लिमिटेशन और फार्मूला, रेट निकाला, उसके डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाला। अब WDV का भी हमने फार्मूला तो सीख लिया, फार्मूला तो कुछ है नहीं, बस कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू का, वो सब सीख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी WDV के बारे में, WDV का क्या क्या नाम थे, हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड फुल फॉर्म, तो फिर और क्या नाम था उसका, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड है ना, डेप्रिशिएबल, तो ये सब चीज़ के नाम थे। और SLM में क्या क्या नाम थे अपने, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा इसमें ये अब WDV का हम लोग थोड़ा एडवांटेज पढ़ रहे हैं और लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। अब पहले एडवांटेज क्या हमने क्या पढ़ा है कि ये मेथड किस पे बेस्ड है, more realistic assumptions पे, that the benefits from the asset go on diminishing मतलब reducing with the passage of time, and it's called for purpose allocation of cost because higher depreciation is charged in earlier year when asset utility is higher as a compound compared to later years when it comes to less effective। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला जाता है, इसका एडवांटेज क्या है WDV का एडवांटेज ये है कि WDV SLM में क्या पढ़ा था, अजम्पशन बेस्ड है पूरा। SLM है किस पे, अजम्पशन कि हमें हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा, पर WDV में ऐसा नहीं था। हमने देखा था WDV में क्या था, हर साल डेप्रिसिएशन का अलग अलग अमाउंट आता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि SLM WDV मेथड है वो क्या है, मोर रियलिस्टिक है। क्या है, मोर रियलिस्टिक है, नॉर्मल नहीं है। जैसे पूरा SLM अजम्पशन थी कि भाई अजम्पशन माना कि यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल की होगी, हर साल उसका अमाउंट 20 हज़ार लगेगा, पर इसमें क्या था, एक बार 20 आया था तो फिर उसके बाद 18 आया था, 16 आया था, 14 आया था ना, इस तरह से डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो क्या ये मोर रियलिस्टिक है। इसमें एक बार WDV के मेथड का यूज किया कि हम मान सकते हैं कि हाँ भाई हमारे असेट्स की दिन ब दिन इतने अमाउंट से कम हो सकती है। फिर इट रिजल्ट्स इनटू ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंस टेकन टुगेदर एवरी ईयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम लोग देखो जो डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारा P&L में जाता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में से कम होता है। फिर उस मशीन पे, उस पर्टिकुलर मशीन पे हमने रिपेयर का खर्चा भी क्या हुआ, तो वो भी कहाँ आता है, अपने P&L में आता है। तो क्या हम लोग P&L पे हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल आता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट और अपने रिपेयर का अमाउंट। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं, इसमें क्या होगा, P&L में आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखाएगा, आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो एक बार सर्टेन तक सही आएगा। फिर इनकम टैक्स एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर टैक्स पर्पस। देखो अब क्या है, जो इनकम टैक्स हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स ऐसा है टैक्स है जो आपकी खुद की इनकम पे लगता है, जो इंसान ने खुद ने कमाया, जो खुद ने अर्निंग की है, उस पर जो टैक्स है उसको कहते हैं इनकम टैक्स। टैक्स भी दो टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमको इतना कंक्लूजन करना है, हमको भी पढ़ना सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ने का। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या बोलता है, ये इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स आपका। ये क्या बोलता है कि इनकम टैक्स है वो भी इसको एक्सेप्ट करता है, किसी लिए टैक्स पर्पज के लिए, टैक्स में एडवांटेज देना आपको, किसी को टैक्स में आपको छूट लेनी है, तो इसलिए क्या हम लोग सकते हैं WDV जो भी कंपनी, जो भी पर्सन WDV यूज करता है अपने असेट्स पे लगा डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने में, तो उसको टैक्स पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इजीली ना। फिर एज अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज WDV अर्लियर ईयर लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस गेट रिड्यूस। ठीक है, अभी क्या हम लार्ज पोर्शन को हम लोग किसमें कहते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। जैसे हमारी मशीन 2 लाख की थी तो हमने बहुत सारा अमाउंट तो एक साथ में राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे जो भी ऑब्सोलेंस है मतलब टेक्निकल कोई भी इशू आएगा तो उससे कोई अराइज नहीं होगा। अब देखो आज मशीन मेरे पास से जो एक साथ 50 यूनिट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर मार्केट में कब वो मशीन धीरे धीरे टाइम में मशीन में आई, जैसे कि 4 साल बाद, 4 साल तक तो हमने पूरा राइट ऑफ कर लिया, पूरी मशीन को यूज कर लिया और मशीन की वैल्यू 0 आगे बढ़े तो हम लोग खरीद सकते हैं। फिर ये जो मेथड है वो कहाँ सुटेबल होता है, फिक्स असेट्स में विच लास्ट फॉर लॉन्ग एंड विच रिक्वायर इंक्रीज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस with passage of time it can also be used where obsolescence rate is high। अब ये क्या बोला, ये मेथड कहाँ सुटेबल, उन फिक्स असेट्स पे सुटेबल है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर होते हैं, जिनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की और पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ इनको रिपेयर, पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम के बीतते साथ साथ में इनको रिपेयर और मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये कहाँ यूज होती है, जहाँ पे ऑब्सोलेंस की मतलब बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, वहाँ पे क्या यूज होता है, इसका WDV मेथड यूज आता है। ऐसी समझ हमने इसके एडवांटेज पढ़े क्या क्या, एक तो टैक्स पर्पस में काम आती है, ठीक है, एडवांटेज लेने के लिए, और P&L में हम लोग अच्छे से इसको दिखा सकते हैं और ये दिन ब दिन इसकी वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है, और मोर रियलिस्टिक है, और इसको हम लोग ऑब्सोलेंसी रेट जहाँ पे हाई है वहाँ पे इन फिक्स एसेट्स पे ये लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, WDV मेथड का लिमिटेशन। अब इसकी कमियां क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या कमी है कि एज अ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट फिक्स परसेंटेज ऑफ WDV, depreciable cost of the asset cannot be fully write off, the value of the asset can never be zero, is equal to a certain suitable rate of repair। अब इसमें क्या होला, हम लोग सर्टेन नहीं कर पाते, मतलब हम लोग फिक्स रेट निकाल रहे, 10% का रेट लगेगा, 20% का, जैसे हमने SLM में तो देखा था 10% की रेट निकालते 20%, तो इसमें क्या बोला कि ये हमको सर्टेन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ा, कब, जब एक सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकले। सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल नहीं पाते इसमें। ठीक है, फिर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ WDV पे फिक्स परसेंटेज निकलता है इस पे। ठीक है, डेप्रिशिएबल की कॉस्ट।
अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में कंपेरेटिव एनालिसिस। ये मेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी में, या तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में अंतर बताओ, या फिर एसएलएम के एडवांटेज और लिमिटेशन बताओ, या फिर डब्ल्यूडीवी के एडवांटेज और लिमिटेशन बताओ। ठीक है, हमने इनके एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों के पढ़ लिया, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के। उसमें से कुछ लोग तो हम खुद भी निकाल सकते हैं और कुछ लोग इनका पढ़ लेते। ठीक है अब देखो टॉपिक दे रखा है तुम्हें, बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन के बेस पे बोला कि एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है, क्या बोला कि एसएलएम मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे हमने मशीन खरीदी कि 5 लाख की, तो 5 लाख पे आपको हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलेगा। ठीक है, ये जो हुआ एसएलएम है। फिर डब्ल्यूडीवी में क्या बोलते हैं कि द बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ द असेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जैसे देखो एसएलएम में क्या कह रहा है ये, ठीक है, एसएलएम में क्या कह रहा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन को किस पे निकलता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट किस पे निकलता है, आप लोग क्या कहोगे, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि परचेज कॉस्ट है ना, आपने परचेज कितने में की मशीन को, जैसे 50,000 में, 5 लाख में, 6 लाख में। अब डब्ल्यूडीवी में वो क्या कर रहा है, डब्ल्यूडीवी में निकलता है आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। कैसे निकलता है, जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी थी 5 लाख की, तो ये तो क्या होगा, इसकी परचेज कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट, और उसमें से मैंने माइनस किया इस साल का डेप्रिसिएशन लगा, इसका 20,000 का, तो कितनी आ गई वैल्यू, 4,80,000। तब ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का काम। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में इस वाले अमाउंट पे आपके लगेगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें क्या था, हमेशा 5 लाख की मशीन खरीदी तो 5 लाख पे 1 साल का लगा, 2 साल का लगा, 3 साल का लगा, 4 साल का लगा। ठीक है, ये तो हुई चीज इसकी। फिर एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम लोग एनुअली चार्ज कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को, है ना, तो क्या बोला कि द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब एनुअल चार्ज डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा है कि हम लोग एनुअल अमाउंट कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन का, हम लोग चार्ज करते हैं एवरी ईयर रिमेन्स फिक्स्ड रहता है और कांस्टेंट रहता है, किसमें, एसएलएम में। हमने भी देखा जैसे कि 5 लाख की मशीन थी, उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये तो क्या एसएलएम में क्या होगा, 20,000 का 1 साल में लगा, सेकेंड ईयर में 20 का, थर्ड ईयर में 20,000, क्योंकि क्या है कॉस्ट हमेशा रिमेन सेम है इसलिए। इसमें क्या होगा, पहले साल का 20,000 का लगा, अभी इसमें से डेप्रिसिएशन निकालते हम लोग, माना 18,000 का आया। ठीक है, फिर इधर आया 16,000 का, इधर आया 14,000 का, तो ये क्या है, कॉस्ट भी चेंज हो रही है और आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दे रही है। इसमें फर्स्ट में 20, सेकेंड में 20 और थर्ड में भी 20, इसमें 18, 16, 14 इस तरह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल रहा है। ऐसे समय ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो क्वेश्चन दोनों में कंपेयर करके देखा है। देखो एसएलएम के क्वेश्चन में बोला है कैसे निकालते थे हम लोग, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, हमने ओरिजिनल कॉस्ट मानी 5 लाख की माइनस 20,000 डिवाइड बाय 5, कितना है, 5 में से 20 गए तो 480, 480 का 5 में भाग तो ना जाता है ना। ठीक है, 2 साल ही मान लेते हैं, कितना आएगा 2 और 4, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना आया 24,000। ठीक है, ये तो सारी कैलकुलेशन किस साल हुई, फर्स्ट ईयर की। फिर सेकेंड ईयर भी कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये तो हुआ एसएलएम का। अब डब्ल्यूडीवी से करेंगे तो डब्ल्यूडीवी की माना ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख का है। ठीक है, अब इस पे 5 लाख पे 10% की रेट लगाई, कितना आ गया 5 लाख 10%, 50,000। तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। अब सेकेंड ईयर में कैलकुलेशन कैसे होगी आपकी, 5 लाख की तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 50,000, कितना अमाउंट आएगा 4,50,000। अब इसका 10% कितना बनेगा 45,000। ठीक है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब 2 पॉइंट अब समझते हैं। देखो
बेसिक और चार्जिंग डेप्रिसिएशन और चार्जेस पे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे, इसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आपकी 4,80,000, 5 लाख की मशीन तो माइनस करके 4,80,000, 4,80,000 का क्या है, ये चॉइस हो जाएगा हर साल, चॉइस जाएगा डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट रिमेन सेम रह रही है। अब इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पहले थे 5 लाख, अब क्या आ गई 4,50,000। इसमें फर्स्ट ईयर में 5 लाख थी, सेकंड ईयर में 4,50,000 थी, इसमें फर्स्ट ईयर में सेम रहेगा, सेकंड ईयर में भी सेम रहेगी ओरिजिनल कॉस्ट। फिर इसे सेकंड एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एनुअल चार्ज कैसे रहेगा डेप्रिसिएशन, इसमें ऐसे मेथड में क्या एनुअल चार्ज डेप्रिसिएशन कितना होगा 24,000, फर्स्ट ईयर भी 24,000, सेकंड ईयर भी 24,000, ठीक है, जितने साल का यूजफुल है वो उतने साल तक 24,000 का डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट लग रहा है ना। हम लोग इधर देख रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का 50,000 का, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा 45 का, क्योंकि आपके यहाँ एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन का चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो गया, तो एसएलएम में रिमेन सेम रहता है, ठीक है। ये दो पॉइंट इससे आगे समझ में, ठीक है। अब क्या बोला है, टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंस। अब ये बोल रहे, ठीक है, इट इज अ वेल एक्सपेक्टेड दैट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्रीज इन लेटर ईयर ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेट। देखो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो कैसे इंक्रीज होगा लास्ट लेटर ईयर से ऑफ द यूजफुल लाइफ। जैसे कि इस साल मशीन घर में नहीं लाई है तो 1 साल हो गया, इतना रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा, 2 साल यूज किया, फिर तीसरे साल आप जब रिपेयर मेंटेनेंस करोगे तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, चौथे साल करो और ज़्यादा खर्चा आएगा, और 5वें साल करो और ज़्यादा ही खर्चा आएगा। दिन ब दिन का खर्चा ज़्यादा है क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस यूजफुल लाइफ के साथ साथ बढ़ता रहता है। टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस इंक्रीज इन लेटर ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम में क्या कह रहा है कि एसएलएम में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट और रिपेयर एंड एक्सपेंस का अमाउंट भी क्या होगा, दिन ब दिन इंक्रीज होगा पीएनएल में, ठीक है। फिर दिस हैपन बिकॉज एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज रिमेन फिक्स्ड व्हाइल रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज। इस क्यों, क्योंकि क्या आपका रिपेयर एसएलएम में क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम रह रहा, इसलिए आपका रिपेयर का भी बढ़ेगा खर्चा। फिर ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज डिक्लाइंस ना in later year, therefore total of depreciation and repair charge remain similar or equal year after year। अब देखो अब बात समझते हैं कि मैंने मशीन खरीदी थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा मेरा 1 साल का 24,000, सेकंड ईयर भी लगा 24,000, तो 24,000 तो सेम है। फिर मैंने रिपेयर भी करवा दिया तो क्या हुआ 5,000 का रिपेयर लगा, 5,000 का रिपेयर लगा, तो दिन ब दिन तो वैल्यू 24,000 का कितना हुआ 29 हो गया, फिर 29 से बढ़ रही है ना वैल्यू। पर इसमें क्या होगा डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होगा आपका कि पहले साल आपको लगा डेप्रिसिएशन 50, फिर लगा 45, फिर लगेगा दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा कम लगेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 45 की चीज में 2,000 का या 5,000 का डेप्रिसिएशन करने पे भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन अमाउंट कम ही हो रहा है, डब्ल्यूडी इसका अमाउंट कम हो रहा है और रिपेयर का अमाउंट भी कम हो रहा है। तो क्या इसमें फायदा ये है कि आपके रिपेयर का और डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिन ब दिन सिमिलर आ जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ती रहती है, ठीक है। ये चीज ये समझा रहा है आपको। फिर रिकॉग्नाइजेशन बाय इनकम टैक्स लॉ। अब इनकम टैक्स लॉ के द्वारा क्या रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो इस एसएलएम मेथड है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। एसएल जो इनकम टैक्स वाला है वो कहते हैं कि हम लोग एसएलएम मेथड को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, हम लोग चाहते हैं कि हर कोई डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करे। पर लॉ वाइल रिटन रिकॉग्नाइज बाय द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि इनकम टैक्स लॉ के द्वारा कौन सा मेथड रिकॉग्नाइज कर रखा है, कौन सा मेथड क्या बोलोगे डब्ल्यूडीवी को, ठीक है। और उसको नहीं दे रखे तो एसएलएम को। अच्छा में शायद एमसीक्यू में एक लाइन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। अच्छा में फिर सूटेबिलिटी, अब सूटेबल कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज सूटेबल फॉर असेट इन विच रिपेयर चेंज आर लो, रिपेयर चार्ज है वो लो हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लो एंड स्क्रैप वैल्यू डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि अब सूटेबल कहाँ का है, दो मेथड हमने पढ़ा एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम किन असेट्स पे ज्यादा सूटेबल और डब्ल्यूडीवी किन असेट्स पे ज्यादा सूटेबल है, तो इसने बोला कि एसएलएम मेथड उन असेट्स पे सूटेबल है जहाँ पे रिपेयर चार्ज क्या हो, जहाँ पे उस मशीन को रिपेयर करने का चार्ज क्या हो दिन ब दिन थोड़ा कम हो, लो हो, और जो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लो। ऑब्सोलेंस मतलब कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने का भी लो हो, और स्क्रैप वैल्यू किस पे डिपेंड करे अपॉन द टाइम पीरियड के, जैसे टाइम पीरियड 20 साल यूज किया तो उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू डिपेंड करे। जैसे फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग है, लैंड है, पेटेंट ट्रेडमार्क, इन सब पे क्या लगता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे किस पे हम लोग ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग पे हम लोग ऐसे मेथड करके ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या है हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग को ज्यादा रिपेयर की जरूरत होती है नहीं और ज्यादा ऑप्शन चेंज आते नहीं, क्योंकि क्या है अब लैंड एंड बिल्डिंग में क्या टेक्नोलॉजी चेंज होगी, क्या नया मार्केट में आ जाएगा, लैंड तो जितनी लैंड है उतनी रहेगी, उसमें क्या मार्केट नया आएगा, इस तरह से काट सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, ऐसा ये तो कुछ होगा नहीं। तो किस पे ज्यादा सूटेबल है, किन ऐसे पूछ सकता है एमसीक्यू में 1 नंबर की लाइन में 1 वर्ड में कि एसएलएम मेथड किन असेट्स पे ज्यादा सूटेबल है, तो आपको कोई 2 असेट्स के नाम लिखते हैं, तो किस पे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर डब्ल्यूडीवी की किन मेथड पे ज्यादा सूटेबल है, उन असेट्स पे ज्यादा सूटेबल है जो अफेक्ट होती है बाय टेक्नोलॉजी की तरह,
टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आएगा है ना, तो किसको सूटेबल है, WDV पे। फिर रिक्वायर मोर रिपेयर एक्सपेंस विद पैसेज ऑफ टाइम सच एज प्लांट एंड मशीनरी। अब इसने क्या बोला, जहाँ पे ज्यादा रिपेयर की जरूरत है, जहाँ पे ज्यादा रिपेयर एक्सपेंस आ सकता है या फिर जहाँ पे टेक्नोलॉजी में ज्यादा चेंजेस आ सकता है, उन पे कौन सा मेथड सूट होता है, WDV। जैसे मशीनरी में, मशीनरी आज मशीन है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कल को नई मशीन आ जाए मार्केट में, आ सकती है मार्केट में जो 50 यूनिट 100 वो आज भी जो मेरे पास जो मशीन है वो 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, कल को मार्केट में नई मशीन जो 100 यूनिट एक साथ प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि हर कंपनी को अपना अच्छा बनाना है, तो जो मार्केट में नहीं उससे ज्यादा अच्छा लाना पड़ेगा। अब मार्केट में जो चीज है वो चीज बनाएगी कंपनी, तो क्या फायदा। अब मेरे पास मार्केट में है डिजिटल पेन, तो हम लोग पेन में और इनोवेशन कर सकते हैं, तो मार्केट में बिकेगा। तो ऐसे तो कहाँ पे ज्यादा, जहाँ पे मोर रिपेयर और मोर टेक्नोलॉजी चेंजेस का आ सकता है इफेक्ट, उन जहाँ पे सेट्स को क्या यूज होना चाहिए, WDV, ठीक है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हुआ, व्हीकल हुआ, इन सब पे क्या लगता है, व्हीकल में चेंजेस आते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले व्हीकल देखा होता था सिर्फ एक स्कूटर, अब स्कूटी आती है, स्कूटी में कितने सारे बेनिफिट्स आने लगे, सॉन्ग सुनते सुनते, EV की वगैरह, ऐसा बहुत ज्यादा चेंज आए, ठीक है। ऐसे इन सब में क्या लग सकता है, हम लोग WDV मेथड को यूज कर सकते हैं। ये तो पढ़े हमने इसके। हाँ, अब इन्होंने यहाँ पे पढ़ा है ये बेसिक ऑफ डिफरेंस 4, ठीक है। कितने बेसिक ऑफ डिफरेंस, 5। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन के बेस पे कितना है, हम SLM मेथड में किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं हम लोग, ओरिजिनल कॉस्ट पे, और WDV पे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। पूछ सकता है अमाउंट की बुक वैल्यू कैसे निकालोगे, बुक वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखो। तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, तब आपको क्या लिख जाएगी, बुक वैल्यू, ठीक है। और SLM मेथड किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, और WDV मेथड किस पे लगता है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। फिर एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज के साथ इसमें फिक्स होता है, इसमें कांस्टेंट है 24,000, ठीक है। और इसमें क्या था, हमेशा डिक्लाइन होता है ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। पहले 50,000 का लगा, अब 45,000 का लगा, तो ईयर आफ्टर ईयर डिक्लाइन होता रहता है। फिर टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर, तो इसमें क्या अनइक्वल ईयर आफ्टर ईयर, इट इंक्रीज इन लेटर ईयर, ठीक है। अनइक्वल होता है हर साल में और इंक्रीज होता रहता है दिन ब दिन, ठीक है। अब इसमें क्या ऑलमोस्ट इक्वल होता है, हर साल इक्वल होता है एवरी ईयर का। फिर रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स लॉ, अब कौन से इनकम टैक्स के लॉ के अंदर कौन सा रिकॉग्नाइज हो रखा है, WDV, SLM नहीं हो रखा, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज। फिर सुटेबिलिटी, अब ये और SLM मेथड है वो कहाँ सुटेबल होता है, जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस लो हो और ऑब्सोलेंस का चांसेस भी कम हो, उन एसेट्स पे सुटेबल। जैसे एसेट्स का एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। और WDV कहाँ पे सुटेबल होता है, उन एसेट्स पे सुटेबल होता है जो रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा मांगती हो और ऑब्सोलेंस के चांसेस भी ज्यादा हो, जैसे कि प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग नहीं, प्लांट मशीनरी, व्हीकल। अच्छा, ये तो हुआ हमारा कंपेक्ट, ठीक है, याद कर लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अब हम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन तो पढ़ ही रहे, अब इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज होती है, वो हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है। अब चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, ठीक है। अभी इसने क्या बोला कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट की बुक में द 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम लोग 2 टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पहला चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट, या तो हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे असेट अकाउंट में, या फिर हम लोग चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के। इसमें आप लोगों के पास 2 मेथड है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला है ना आपका WDV से और SLM से, अब इनको कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। हम हर साल तो ऐसे इंस्टेंट तो निकालने पड़ेंगे, तो हमारे बुक्स में कहीं लिखा होगा पैसा इतना निकला था, सेकंड ईयर इतना, थर्ड ईयर इतना, फोर्थ ईयर इतना, तो सबकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके हमारे पास 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन किस पे, फिक्स एसेट पे, ठीक है। तो उसके 2 मेथड है, कौन सा, एक तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन का करेंगे टू असेट अकाउंट में, या तो असेट अकाउंट में हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट को, या फिर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग असेट को डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज का इतना हो गया, कल और क्लास कंटिन्यू करेंगे।